नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने भेंट की है और इस अवसर पर उन्होंने बीआरओ द्वारा पिथौरागढ़ में बनाई जा रही बलुआकोट से तवाघाट और टीपुलेक से जोलिंगकोग सड़क मार्ग की जो कार्यवाही है उसके बारे में भी जानकारी दी और सीएम ने यह भी कहा कि आने वाले समय में आदि कैलाश और पर्वती कुंड आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी और इसी को लेकर कलसी, टनकपुर, घनसाली और नवीडांग को भी विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने सीएम से यह भी अनुरोध किया कि जोशीमठ से औली सड़क मार्ग के अवशेष भाग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य लोक निर्माण के स्थान पर बीआरओ को हस्तांतरित कर दिया जाए। मंडल मुख्यालय पौड़ी में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान आयोजित कार्यक्रम का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है और इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, जिलाधिकारी आशीष चौहान, स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी और विधायक महंत दिलीप सहित बीजेपी जिला अध्यक्ष सुषमा रावत मौजूद रहे। और इस दौरान आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार की ओर से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और साथ ही आपको बताते चले कि आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त 192 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए और वहीं सभी नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए उन्हें सेवा भाव के साथ में कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया गया। प्रदेश में लगभग 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिलने जा रही है। 3,000 हम नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती वर्षवार कर रहे हैं और आज पौड़ी जिले में 243 नर्सिंग अधिकारियों को हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। और मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में ये पहला मौका है कि जब हम इनकी नियुक्तियां वर्षवार कर रहे हैं। इसमें सारे लोग 2020 तक सभी लोगों को नौकरी मिल रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी और स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ये काम पूरा हुआ है और आज जिन जिन नर्सिंग अधिकारियों को नौकरी मिली है। 10 जनवरी को हिंदी दिवस के अवसर पर पूरा देश हिंदी दिवस मनाने जा रहा है और आपको बता दें कि इसी क्रम में हरिद्वार में एक सम्मेलन का आयोजित होने जा रहा है जिसको लेकर एक बैठक भी आयोजित की गई और बैठक को लेकर बीजेपी के हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हम इस सम्मेलन में संकल्प लेंगे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में भी इसको आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमने ब्रिटेन में इसका संकल्प लिया था, हरिद्वार में गंगा के घाट पर इसका संकल्प लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने कई छोटे छोटे देशों की भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया है जबकि दर्जनों ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी पढ़ाई जाती है और दुनिया के लगभग 250 विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है और ऐसे में हिंदी को भी आधिकारिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए, जिसको लेकर हम संकल्प लेंगे। हाँ, महत्वपूर्ण विषय हिंदी है और हिंदी पूरी दुनिया में सर्वाधिक समझी जाने वाली, बोली जाने वाली या पढ़ी जाने वाली भाषा है। मुझे लगता है इस देश की आबादी 140 करोड़ है। इस 140 करोड़ में 80 से 90% लोग हिंदी बोलते हैं और जो शेष भी हैं वो हिंदी समझते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसलिए जो कल हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर जो कल सम्मेलन है वो हरिद्वार में हो रहा है। हमने ब्रिटेन में ये तय किया था कि हरिद्वार गंगा के तट पर संकल्प लेंगे कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का तत्काल दर्जा मिले। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर कांग्रेस
सड़कों पर आ गई है। आपको बता दें कि बहुचर्चित हत्याकांड में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट में सरकार के आपको बता दें कि खिलाफ जो है वो जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस ने अंकिता के पिता की चिट्ठी को लेकर बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के बड़े नेता पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार आखिर इस हत्याकांड में शामिल वीआईपी के नाम पर क्यों नहीं सार्वजनिक कर रही है। सरकार कार्रवाई करने के बजाय इस मामले को दबाने में जुटी हुई है। देखिए, अंकिता भंडारी के लिए जिस तरीके से नित नए रोज खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से अंकिता के पिताजी ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें भाजपा के नेता का नाम उसमें लिखा गया है और आज तक वीआईपी का नाम ये सरकार खोल नहीं पाई है, तो निश्चित रूप से आज भी यहाँ की जो हमारे राज्य की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको आज भी ये जिसे कहते हैं निराशा उनके हाथ में है और उनके दिमाग में है कि आज तक जो हमारी बहन अंकिता भंडारी का जिस तरीके से दुर्दांत हत्याकांड हुआ, उसके जो दोषी हैं उनको अभी तक फांसी सजा नहीं हुई है और जो वीआईपी उसका नाम उजागर नहीं हुआ है। उत्तराखंड ने संकल्प लिया है कि भारत सरकार की ओर से निर्धारित 2025 तक टीबी मुक्त होने के लक्ष्य को पहले ही पूरा कर लिया जाए। इसलिए सरकार ने 2024 तक टीबी मुक्त उत्तराखंड करने का लक्ष्य रखा है। वहीं पूरे देश में निश्चय मित्र बनाने में भी उत्तराखंड राज्य दूसरे स्थान पर है और इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने को लेकर कवायद भी चल रही है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 20,000 टीबी मरीजों को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 10,000 मरीज ठीक ठाक हो गए हैं और 9,700 के आसपास इलाज जारी है। उन्होंने आगे कहा कि इसका कोर्स 12 महीने का रहता है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि 20,000 हमारा था टारगेट और 20,000 में से जैसे 10,000 ठीक हो गए हैं, 9,700 के आसपास अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इस साल क्योंकि 12 महीने का कोर्स रहता है, 9 से 12 महीने का, तो इस साल हम कोशिश हमारी ये रहेगी कि 9,700 के आसपास जो रेस्ट ऑफ द लोग हैं उनको, जिनको हमने निक्षय मित्र से जोड़ा है और उनको उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होके वो कंप्लीटली इस टीबी के साइकिल से बाहर निकल जाएं और बाकी जो अनस्क्रीन्ड हैं और अभी जिन्होंने निक्षय मित्र के साथ जिनको हम लोग नहीं जोड़ पाए हैं, तो उनको हम लोग अभी ट्रीटमेंट रेजिमेंट में ले आने की कोशिश करेंगे। अल्मोड़ा में 2 सगे भाई यूट्यूब की मदद से कच्ची शराब बना रहे हैं और साथ ही पुलिस ने छापा भी मारकर इस मामले का भंडाफोड़ किया है। जिले में इस तरह का ये पहला मामला है जो कि यूट्यूब की मदद से गुपचुप कच्ची शराब बनाई जा रही थी। दरअसल अल्मोड़ा जिले की देघाट पुलिस ने चेकिंग के दौरान दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र फोटी कुआ में 2 सगे भाई को कच्ची शराब बनाने के उपकरण के साथ में पकड़ा गया। वहीं 28 टीम जिसमें कि करीब 400 लीटर कच्चा लहन बरामद कर मौके पर उसे नष्ट भी किया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं जो दूसरा भाई है वो जो है वो मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि यूट्यूब की मदद से शराब बना रहे थे 2 भाई और जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं एक जो व्यक्ति है वो अभी भी फरार चल रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर कच्ची जो शराब है जो बनाने का सिलसिला लगातार जारी था, उसको नष्ट किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। जब ये रेड डाली गई तो वहां पर भारी मात्रा में कच्चा सामान भी बरामद किया गया और लहन भी बरामद किया गया जिससे कच्ची शराब बनाई जा रही थी। तो फिलहाल पुलिस ने उन्हें से नष्ट कर दिया है। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव सिंह नेगी ने बताया कि रेलवे कर्मचारी पिछले कुछ दिन से लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें मेंस यूनियन सहित सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए हैं। और शिव सिंह नेगी ने कहा कि हमारी मांगों में शामिल है कि निजीकरण को बंद किया जाए और साथ ही नए पदों की रिक्तियां
को निकाला जाए। इस अवसर पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना उनका लक्ष्य है और कई राज्यों में ये योजना बहाल कर दी गई है। उत्तराखंड में भी इस योजना की बहाली होनी चाहिए। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि 40 साल की सेवा के बाद वृद्ध कर्मचारी कहाँ जाएगा। यदि पेंशन रहेगी तो वे कम से कम अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन को व्यतीत कर सकेगा, लेकिन ये सरकार अब किसी भी कर्मचारी को इस लायक नहीं छोड़ रही है कि अब हर नए कर्मचारी को ये डर भी सताता है कि अवकाश प्राप्ति के बाद वह किस प्रकार जीवित रह सकता है। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि देश के 85 लाख कर्मचारी लगातार पिछले कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली रामलीला का मैदान हो, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे देश के अलग अलग राज्यों की राजधानी में हो। देश की सड़कों पे लगातार हर दिन हर रोज, यानी कि मैं कह सकता हूं कि कर्मचारी अपने पटल पे तो है शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो पेंशन की पीड़ा से जूझ रहा है। तो ये मांग, ये पीड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को समझना चाहिए। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र अंतर्गत चीला बैराज मार्ग पर सड़क हादसे में घायल और जान गंवाने वाले वन अधिकारियों का हादसे से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इस पे इंस्पेक्टर वाहन में सवार सभी अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए दिखाई दे रहे और वीडियो को देखकर आसानी से अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि ट्रायल के लिए आए इंस्पेक्टर वाहन की सवारी को लेकर वन अधिकारी और कर्मचारी में काफी उत्साह था, लेकिन उनका ये उत्साह कुछ ही देर बाद सड़क हादसे की वजह से दुख में बदल गया। आपको बता दें कि घटना में 2 रेंज अधिकारी सहित वन अधिकारियों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक महिला वन अधिकारी अभी तक चीला शक्ति नहर में लापता है, जिसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है और 5 वन अधिकारी और कर्मचारी एम्स में उपचार देने के लिए पहुंचे भी थे और जिसमें से 3 वन अधिकारियों को छुट्टी भी मिल चुकी है, जबकि 2 वन अधिकारी हालत गंभीर होने की वजह से अभी भी एम्स में उपचाराधीन है। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान को पुलिस कप्तान अजय सिंह ने हौसला अफजाई के लिए प्रशस्ति पत्र जो है वो जारी किया है और यह प्रशस्ति पत्र एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान को अपने हाथों से सौंपा है। आपको बता दें कि एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान को प्रशस्ति पत्र देते हुए कहा कि भविष्य में ऋषिकेश की ट्रैफिक व्यवस्था और ज्यादा बेहतर होगी। विभाग को यही उम्मीद है कि अनवर खान ने यह भी बताया कि प्रशस्ति पत्र मिलने से ट्रैफिक के प्रति उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है और शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को किस प्रकार से ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए वे प्रयास करेंगे और ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयासरत नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटना हो या फिर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोग सभी के खिलाफ कार्रवाई कर अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाते हुए और यही वजह है कि पुलिस कप्तान ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने का अनवर खान को प्रशस्ति पत्र दिया है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सड़क किनारे जो है वो कूड़ा फेंक जाने पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। कमिश्नर सर्किट हाउस काठगोदाम एक मीटिंग के दौरान जा रहे थे और अचानक सर्किट हाउस के पास सड़क किनारे की दीवार और काठगोदाम थाने की दीवारों के बीच में सड़क के किनारे काफी कूड़ा फेंका गया था, जिसे देखकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अचानक अपनी गाड़ी रोककर खुद मौके पर है वो पहुंचे, जहां पर सड़क किनारे उन्होंने बहुत कूड़ा देखा, जिस पर वो बेहद ही नाराज हुए हैं। सर्किट हाउस की कर्मचारी से लेकर आपको बता दें कि काठगोदाम थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। क्योंकि ये आप जानते हैं कि सर्किट हाउस तो खैर है, कहीं पे भी कूड़ा क्यों होना चाहिए, इस पे अभी विशेष अभियान हमारा चला रहा है। समय समय माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं। सर्किट हाउस के आसपास मैंने 2-3 बार नोट किया है कि कूड़ा रहता है,
और जो इसे डाल रहे हैं, एक तो मैंने थाने के पास देखा, एक मैंने देखा कि सर्किट हाउस वाले खुद भी इसका उचित निस्तारण नहीं कर रहे हैं। जो इनका गेस्ट हाउस है एनएचपीसी का, वो भी उचित निस्तारण नहीं कर रहा है। तो आज तो खैर केवल चेतावनी दी गई है, लेकिन इसके बाद अगर कूड़ा यहाँ पे डाला जाएगा तो जो भी इनका संचालन कर रहे हैं, जो भी अधिकारीगण हैं, उन पे व्यक्तिगत रूप से हम शो कॉज देख के ये जुर्माना डालेंगे। आपको बता दें कि कर्मचारियों को फटकार भी लगाई गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि हल्द्वानी के, जहां पर कमिश्नर ने नाराजगी भी जाहिर की है और सड़कों पर कूड़े का जो ढेर है वो काफी देखने को मिला है, जिसके बाद में कर्मचारियों को यहां पर फटकार लगाई गई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर कूड़े का ढेर लगने से कमिश्नर ने यहां पर नाराजगी जताते हुए निर्देश भी दिए हैं और सफाई करने के निर्देश दिए गए। ऋषिकेश में गैस सिलेंडर के गोदाम के चंद कदम की दूरी पर भीषण आग लग गई है और भरत विहार के निकट बाबा काली कमली के बगीचे में रहने वाले शिव भक्त की झोपड़ी आग लगने से जलकर राख हो गई है। आपको बता दें कि झोपड़ी में रखे करीब 40,000 नगद और सामान भी जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताई जा रही है और झोपड़ी में आग लगती देख आसपास के लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की है, लेकिन आग धीरे धीरे विकराल रूप लेती रही और इस दौरान किसी व्यक्ति की सूचना पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। ये हमें सूचना मिली है कंट्रोल रूम के द्वारा कि आग लगी है, किसी बाबा की झोपड़ी में लगी थी। तो बाबा की कुटिया में हम आग बुझाने गए तो वहाँ बाबा की कुटिया काफ़ी जल चुकी थी। लगभग जो भी था सामान लगभग उसका ख़त्म ही हो चुका है और कुछ बता रहे थे उसमें कबूतर वगैरह थे, वो तो उड़ गए थे। कुछ मछलियाँ भी बताए जा रहे हैं, कुछ बर्तन वगैरह, कुछ कपड़े वगैरह, ये सभी चीज़ बाबा जी की जल चुकी हैं। बाकी फायर ब्रिगेड ने अपना मौके पे जाकर आग पूरी तरह से बुझाई। नुकसान तो उसमें सारे कपड़े थे, लत्ते थे, अपनी झोलियाँ थी, अपनी झोली भी जल गई, उसमें पैसे थे 30-40 हज़ार रुपये, वो भी जल गए और कुछ सिक्के थे, मंदिर के पैसे वैसे भी इकट्ठे करे तो वो भी जल गए और दूसरा जो कपड़े थे और अलमारियाँ थी वो तक जल के खाक हो गई, कुछ नहीं बचा उसमें, मतलब बर्तन तक का वो भी प्रभाव खत्म हो गया। जीव जंतु मछलियाँ थी हमारी या थोड़े कबूतर थे, कुछ उसमें कबूतर जो क्षतिग्रस्त हुए हैं वो तो उड़ गए और कुछ जो है जो मछलियाँ थी वो सब खत्म हो गई। फायर के हाँ, उस तुरंत आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड भी आई है, उन्होंने भी पानी बुझाया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि सत्ता दल बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अब की बार 400 पार का नारा लगाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि सबसे पहले केंद्र सरकार जो है वो चुनाव कमीशन को तटस्थ बना दे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम के बदले पोस्टल बैलेट के जरिए चुनाव कराए जाएं तो बीजेपी को खुद पता चल जाएगा कि 400 वोटों के बदले 4 वोट भी बीजेपी की झोली में नहीं आएंगे। एक तो चुनाव कमीशन जो है उसको तटस्थ बना दीजिए और किसी का पिट्ठू ना हो। दूसरा, जो शंकाएं विपक्ष की हैं वो चुनाव कमिश्नर से मिलना चाहती, समय क्यों नहीं दे रहे हैं, और उनकी शंकाएं जो ईवीएम को लेकर उसको पूरा कर दो। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीतती है और ईवीएम में बीजेपी जीत जाती है, तो भाई हम चाहते हैं बैलेट से चुनाव हो और बीजेपी कर ले। पता चल जाएगा कि 400 से पार जा रहे हैं कि 4 से नीचे रह रहे, जैसे पहले 2 ही थे फिर से 2 हो जाएंगे जिस दिन चुनाव बिना गड़बड़ी के होगा। देखिए ऐसा है, बुद्धि जब जिसकी गत में जाने वाली होती है तो पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है और मस्खरी करने लगता है। तो करण महाराज जी की तो आदत है मस्खरी करने की। लगता है वो न्यूज नहीं पढ़ते या कभी वोटर्स को नहीं देखते। तेलंगाना में ये कैसे जीत गए, वहां पर क्या स्टैंप था, जरा उनसे ये पूछा जाए। जिस जगह से तो ये जीत जाते हैं उस जगह एकदम सही हो जाता है ईवीएम, जिस जगह से हार जाते हैं
तो स्टैम्प पैड की व्यवस्था करवा देनी चाहिए। और सही मायने में भाजपा पूरी तरीके से तैयार थी इस तरीके के बयान के लिए कि 3 राज्यों में चुनाव में जीतने के बाद वो यही नारा लगाएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। तो इससे पहले जब राजस्थान में ये जीते थे, फिलहाल तेलंगाना में जीते हैं और कई राज्यों में इन्होंने जीत हासिल करी थी, तो वहां पर क्या स्टैम्प पैड की व्यवस्था थी? करण महाराज जी, थोड़ा सा संज्ञान लेकर बात किया करिए। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत बड़े दायित्व का बंदा होता है। वहां बैठकर चेयर पर ही आप मर्यादा नहीं मेंटेन कर रहे हैं, मस्खरी कर रहे हैं। इस तरीके के बयान देकर आप शोभा नहीं देता। और मुझे पता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन इस समय आपकी स्थिति वो हो गई है कि आप छाछ को भी उबाल कर पी रहे हैं कि उससे कहीं इन्फेक्शन पेट में ना हो जाए। तो थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए, इस तरीके की बातें न करें। मस्खरी करना आपको शोभा नहीं देता, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसी महीने उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं और वह कार्यकर्ताओं के साथ में बूथ स्तर पर मीटिंग भी करेंगे। और इसी महीने की 15 तारीख को उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा भी उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं और वह भी कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ जरूरी टिप्स देंगी और बैठकें भी करेंगी। मथुरा जोशी ने यह भी बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी इसी महीने मणिपुर एवं इम्फाल के दौरे पर जाएंगे और वहीं से उत्तराखंड में होने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी फाइनल करेंगे। देखिए, बहुत जल्दी ही कांग्रेस की प्रभारी महोदय भी उत्तराखंड आ रही हैं। उसकी सूचना हम आपको 1-2 दिन के अंदर दे देंगे। संभवतया 15 जनवरी को माननीय प्रभारी महोदय का दौरा यहाँ का होगा। और एक खुशखबरी आपके लिए और है कि संभवतया इसी महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तराखंड का दौरा करेंगे और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे। तिथि के बारे में विचार विमर्श हो रहा है। माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी 13 और 14 तारीख में दिल्ली और इम्फाल में रहेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम फाइनल करके आएंगे। रियल में पोते के भी पोते हो गए हम, तुम कह रहे हो पोते। रियल में पोते के भी पोते हो गए। दादा तो मैं हुई। अब यार इतने 60 साल 62 साल में दादा नहीं बन सकता हूँ क्या? उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में अपने बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम भी तय करने का वो शुरू कर दिए हैं। और आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां होने वाली थी और आपको बता दें कि साथ ही 1 दर्जन अन्य नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री की 5 लोकसभा सीटों में जनसभा को लेकर समय भी मांगा गया और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश भगवा रंग में रंग जाएगा और देवभूमि की जनता प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी के समर्थन में मतदान करे। और इस परिप्रेक्ष्य में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा वो तैयार की जाएगी। देखिए, अभी हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी 5 लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि 5 लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हो। प्रधानमंत्री ने हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है। उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करने वाले हैं। जैसे जैसे राम नाम सुराई गांव वाले भजन करो भाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।